नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर हरियाणा बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने धरातल पर आने वाली समस्याओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्लॉट, आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा, जिसके साथ ही इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलॉग है उसको भरने के लिए पहले भी काम किया गया है और आगे भी इस दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने इन बस्तियों में समस्याओं को जानने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए जरूरत पड़ने पर मनरेगा के माध्यम से भी काम कराएं ताकि लोगों को सुविधा हो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों की जयंती पर ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें ताकि महापुरुषों के विचार जन जन तक पहुंच पाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इसके लिए संत महापुरुष विचार सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि जातियों के बजाय जो पिछड़ापन है किसी परिवार का, उस पिछड़ेपन की ओर ध्यान में करके और सहायता उनकी पहले की जाए। यानी जातियों में भी अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसमें भी पिछड़ेपन तो है ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सीमा से आगे बढ़ गए हैं। अब जो सीमा से आगे बढ़ गए हैं उनकी सहायता के बजाय पहले उनकी सहायता की जाए जो सीमा से नीचे रह गए हैं। स्वावलंबी परिवार बने। 5 से शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, ये 5 ऐसे हैं अगर परिवार खड़ा करना है तो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। स्वाभिमानी आदमी कभी यूं हाथ नहीं करता, वो कहता मैं मांगूंगा नहीं किससे, करके खाऊंगा। तो करके खाने वाले लोग ये समाज में खड़े करने, हाँ, उनको अवसर जिसको नहीं मिलता उसको अवसर देने का काम हमारा है। शिक्षा का अवसर उसको देंगे, स्किलिंग का अवसर देंगे, रोजगार खड़ा करना तो रोजगार में कैसे उसको आगे बढ़ना इसका अवसर देंगे। लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वावलंबी बने, ये आकांक्षा हर व्यक्ति की चाहिए, हर परिवार की चाहिए। और इसमें खास करके हमारा अनुसूचित जाति का समाज, पिछड़ा वर्ग का समाज या गरीब जो है वो जनरल क्लास में भी गरीब है बहुत, उनका भी एक काम, उनको भी अंत्योदय योजना में बुलाएंगे। हमारा समाज एक बन करके चले। हमने 2014 के चुनाव से पहले एक नारा दिया था, हम सब हरियाणवी हैं, सब एक हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, सबको एक समान विकास उनका हो, तो इसकी योजना बनाई जाए। इसलिए परिवार पहचान पत्र की योजना, इसको आप लोग जब भी कोई इसमें अवसर मिले आगे बढ़ाने के लिए पीछे मत रहो, आगे आओ। वहीं भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में 18वें कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात भी रखी। कृषि मंत्री जेपी दलाल बुधवार को भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय के 18वें कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की के लिए महिलाओं के उत्थान की जरूरत है और आज हो भी रहा है। इस ऐतिहासिक आदर्श महिला महाविद्यालय के प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ
और भिवानी के फ्रीडम फाइटर बनारस दास गुप्ता जी के द्वारा स्थापित ये हमारे ज़िले की ही नहीं प्रदेश की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। 3,500 के आसपास यहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं और जैसे आपने देखा होगा कि सैकड़ों बेटियों ने यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक नहीं 8-8, 10-10, 12-12 एक्सीलेंस की पोजीशन प्राप्त की है। और इससे ये साफ लगता है कि आने वाला वक्त भारतवर्ष के लिए बहुत सौभाग्य का है, क्योंकि जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर बेटियां इतनी मेहनत कर रही हों, इतनी ज़्यादा शिक्षित हों, इतनी प्रतिभाशाली हों और इतनी उमंग से, इतने वात्सल्य से जीवन यापन कर रही हों, वो समाज, वो प्रदेश, वो देश निश्चित तौर पर दुनिया की महाशक्ति बनेगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का 25% बाजरा सरकार खरीदेगी। किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर का पैसा कल से किसानों के खाते में मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख एकड़ का पैसा 4200 रुपए कम से कम 6000 से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि अगले हफ्ते में किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। तो वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरसों और गेहूं की बिजाई का समय आ रहा है। किसानों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसानों को सरकार बिजाई, खाद और बीज के लिए मदद करेगी। बाजरे की मंडी का हर रोज हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाजरे के आना ही शुरू नहीं हुआ है सारी मंडियों में। कहीं भी बाजरा अगर भाव नीचे जाएगा तो 25% हमने खरीदना है, हम उसको खरीदेंगे, किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। और 600 रुपये का प्रति क्विंटल का जो पैसा है कल से हम डालना शुरू कर देंगे। लगभग 7-8 लाख एकड़ का पैसा 4200 रुपये कम से कम, 6000 रुपये ज़्यादा, लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि हम किसानों के खाते में अगले हफ्ते डाल देंगे। और जो आगे बिजाई का सीज़न है सरसों का और गेहूं का, उसके लिए किसान को फसल बेचने की क्राइसिस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको खाद के, बीज के, जुताई का पैसा मिल जाएगा। और हमने जिस दिन ये फैसला लिया था उस दिन बाजरे का भाव, बाजार भाव 1650 रुपये था। 2250 की MSP है। 600 रुपये का हमने फैसला लिया था कि सीधा पैसा उनके यहाँ डाल देंगे और कोई स्थिति में फ़र्क आएगा तो हम इंटरवेन करेंगे। अभी बाजरा सही मायने में मंडियों का हर रोज़ का मेरे पास डाटा है, कोई इक्का दुक्का ढेरी के अलावा आया ही नहीं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश से किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं, जिसके तहत बीमित किसानों को कंपनी मुआवजा देगी और बिना बीमित किसानों को सरकार मुआवजा। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार जो बारिश है बहुत देर तक हुई है। कल भी हमारे क्षेत्र में बहुत बारिश हुई, किसान की फसल का नुकसान हुआ, किसान दुखी है। लेकिन सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि स्पेशल गिरदावरी करें, किसान के नुकसान की भरपाई करें। जो बीमित किसान है उसको बीमा से राशि दिलवाएंगे, जो बीमित किसान नहीं है उसको सरकार के खजाने से पैसा दिलवाएंगे। हम जितनी भी किसान हितैषी नीतियाँ ला सकते हैं हम ला रहे हैं और किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की, चाहे वो उसको 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए देना हो, चाहे उसके लिए फसल के सबसे ज़्यादा फसलों के भाव देना हो, गन्ने का प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाव देना हो। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा मंडियों के मामले में पहले नंबर पर है और हरियाणा की मंडियां सबसे बढ़िया हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट।
बुधवार को चंडीगढ़ में खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की खेल पॉलिसी बहुत ही कारगर है, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप ए से सी तक नौकरियां देने का प्रावधान है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ में 24 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान हरियाणा खेल एवं युवा विभाग के निदेशक पंकज नयन भी मौजूद रहे। वहीं खेल राज्य मंत्री ने नवनियुक्त जूनियर कोच को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की नई खेल नीति की पूरे देश में सराहना हो रही है और खिलाड़ी ओलंपिक एवं पैरालंपिक में भी भारी संख्या में पदक लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भी प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। वहीं खेल राज्य मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में कोच की अहम भूमिका होती है। सभी कोच खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपना विजन बनाकर फोकस करें और प्रदेश में और अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहयोग करें। वहीं उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि कोच खिलाड़ियों के सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास करेंगे और अभिभावकों के साथ साथ सरकार की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। इसके साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों के समक्ष किसी तरह की दिक्कतें न आए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, जिसके लिए खिलाड़ियों के लिए खंड एवं जिला स्तर पर खेल सेंटर चलाए जा रहे हैं। इनमें खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नए खेल सेंटर भी जल्द ही लाए जाएंगे। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ग्रुप ए, बी और सी सेवा नियम 2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया गया है। इसके लिए 550 पद स्वीकृत करवाए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की ऊपरी आयु सीमा भी 50 साल से घटाकर 42 साल की गई है। इन नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंट, दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ लिमिटेड की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता के मानकों पर धान की अधिकतम खरीद हैफेड की ओर से की जाए और सुनिश्चित भी किया जाए कि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने चावल मिल में धान की कुटाई से पहले मिल का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य स्थानों पर स्थित व्यावसायिक गोदामों के बेहतर उपयोग करने के निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने गन्नौर स्थित बीज कारखाने में बीज गुणवत्ता को और बेहतर करने के बारे में चर्चा की। वहीं मंडियों में अब धान आवक भी बढ़ने लगी है। हरियाणा की कई ऐसी मंडियां हैं जहां धान की खरीद सुचारू तरीके से चल रही है। बैठक में उन्होंने प्रदेश के 16 गोदाम जिनका ढांचा पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, उनकी छत नहीं बनने के कारणों की जांच के आदेश भी जारी किए। इसके साथ ही रादौर स्थित हल्दी कारखाने की क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने की बात भी कही है। साथ ही प्रदेश की आटा मिलों में उच्च गुणवत्ता के मल्टीग्रेन आटे, दलिया और बिस्किट के उत्पादन के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में हैफेड के अनेक उच्च अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में हरियाणा की सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड के अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों की हुई समीक्षा बैठक की जानकारी दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और गन्ने के पिराई सीजन को लेकर क्या तैयारियां हैं इस पर बातचीत हुई है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर साहब, आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कौन कौन उसमें मौजूद रहे हैं और क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? आज सभी शुगर मिल्स के एमडीज मीटिंग में शामिल हुए और हमारे विभाग के एसीएस और आरसीएस और एमडी शुगरफेड भी शामिल हुए। और ये सब जो हमारा क्रशिंग सीजन आ रहा है और ये हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके और नवंबर के सेकंड वीक तक सभी शुगर मिल्स की क्रशिंग शुरू हो जाए। और सभी एमडीज ने ये अश्योर किया है कि हम ये जो आपने जो डेट दी हैं उन डेट पे निश्चित तौर पर क्रशिंग शुरू करेंगे। और हमने साथ में ये भी उनसे इंश्योर करवाया कि भाई जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक हमने कहा था पूरा हो जाए, तो वो भी मतलब 30 सितंबर तक वो काम
पूरा हो गया और उस पर जो भी कोई कमी है उसके बारे में हमने कहा कि भाई जो भी कोई कमी है उसको अभी पूरा कर लें, ताकि जब एक बार मिल शुरू हो जाए उसके बाद बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारा पिछला एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, कोई शुगर मिल बीच के अंदर बंद नहीं हुई और किसानों को भी कोई असुविधा नहीं हुई। किसी भी किसान ने कोई किसी तरह की मतलब शिकायत नहीं की कि उनका गन्ना पिरोया नहीं गया। सर, आपने बताया कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के बीच में अलग अलग जो जिलों में सहकारी मिल हैं वो शुरू होंगे। तो आज की जो अधिकारियों की बैठक थी उसमें क्या रिपोर्ट थी? मतलब जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक पूरा हुआ है, कहीं पर कोई खामी कमी नजर आई या कोई और ज़्यादा उसमें टेक्निकली कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी मिल में? नहीं, लगभग सभी मिल्स का जो मेंटेनेंस का काम था सेटिस्फैक्ट्री था और कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो अभी हमारे पास समय है, उसमें पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो डेट्स दी हैं उस डेट पर क्रैशिंग शुरू हो जाएगी। सर, गन्ना किसान इससे पहले हरियाणा में जो शुगर मिल थी उनके बाहर लंबी जो है वो ट्रॉलियों की लाइन देखने को मिलती थी और गन्ना किसान जो है वो काफ़ी परेशान होते थे मिल में उनके गन्ने की पिराई को लेकर। अब आपने क्या इंतजामात किए हैं? किस तरह से किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी? वो अपना गन्ना लेकर जब ट्रॉली में पहुंचेगा मिल तो उसको पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी? देखो, पिछली बार भी हमने जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था और किसान को उसके मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है कि भाई आप अब अपना गन्ना लेके आ सकते हो और उसी टाइम किसान घर से चलता है तो उसको कहीं भी वेट नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पिछले साल भी नहीं आई और आगे भी कोई दिक्कत किसान को नहीं आने देंगे। गन्ना किसानों के पुराने भुगतान की बात करें या फिर अब आगे जो पिराई सीजन शुरू आप करने जा रहे हैं उसके भुगतान की बात करें, क्या तैयारी है? मतलब पिछला भुगतान आपने कर दिया है क्या सभी मिल का, और अगले भुगतान को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, जो हमारा 2021 का जो क्रशिंग सीजन था उसके अंदर हमने मेरे ख्याल से 10 जुलाई से पहले सभी की पेमेंट हमने सभी किसानों की पेमेंट कर चुके थे और आज की तारीख में किसी भी शुगर मिल की कोई किसान की पेमेंट बाकी नहीं है। तो आगे आगामी जो सीजन शुरू होने जा रहा है सर, उसकी पेमेंट गन्ना किसानों के समय पर हुई, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, इसके लिए भी हमने जो लोन देते हैं हम मिल्स को, उसका भी प्रावधान हमने कर लिया है और आगे भी हम किसान की पेमेंट में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, किसान को समय पर पेमेंट करेंगे। आज की बैठक में सर एक एथेनॉल के उत्पादन को लेकर जो सोर्स है उस पर भी बातचीत हुई है, तो क्या आपके पास कोई जानकारी थी कि किस तरीके से इसके ऊपर आगे और काम हो सकता है? देखो, हमने जैसे एथेनॉल हमारा शुगर से भी बनता है, जैसे सिरा से बनता है और इसी तरह ग्रेन से भी बनता है, तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि भाई ग्रेन में अगर बाजरे से भी अगर इथेनॉल बन सकता है तो इसकी भी स्टडी करें और इसका भी देखें कि भाई अगर हम बाजरे से इथेनॉल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो बाजरा की ज़्यादा उपज होती है तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर स्टडी करते हैं और अगर संभव हुआ तो इस पर काम करेंगे। सर, आप जो गन्ना किसान अब जो है वो शुगर मिल पहुंचेंगे, गन्ने की पिराई होगी। पिछली बार भी आपने जो है वो कुछ नए प्रोडक्ट के तौर पर गुड़ या शक्कर जो है वो मार्केट में आप लेके आए थे, इस बार भी इस तरह की तैयारी रहेगी सर? पिछली साल हमने 3 मिलों में जैसे शुरू किया था, कैथल, पलवल और मैम, और अब की बार भी इन तीनों मिल में हम वही गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन करेंगे और पिछली बार जो थोड़ी बहुत कमियां रही उनको अब सुधारेंगे, जो पैकिंग में भी और उसका जो साइज़ है उसमें भी सुधार करेंगे और इसका अच्छा गुड़ और शक्कर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे ताकि लोगों को गुड़ और शक्कर मिल सके। सर, मार्केट में भी और आम लोगों में भी अब जो है वो शुगर से ज़्यादा यानी चीनी से ज़्यादा जो डिमांड है वो गुड़ है, शक्कर इस तरह की अब बढ़ी है। उसके मद्देनज़र आपने फिलहाल 3 जगह पर ये प्रोडक्शन करने की बात की है, आगे इसको और विस्तार करने की बात करें या फिर यहाँ इन 3 जगह पर काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाए ताकि इस चीज़ की सप्लाई लगातार बनी रहे? देखो, वही बात है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो दूसरी या तो इन्हीं में क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी या दूसरी शुगर मिल्स के अंदर भी हम गुड़ वगैरह बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अंतिम सवाल है सर, पिराई का सीजन अब शुरू होने जा रहा है, आपने दिशा निर्देश आज अधिकारियों को दे दिए हैं, गन्ना किसानों से क्या अपील है? एक तो गन्ना किसानों से ये अपील है कि गन्ना अपना एक साफ़ सुथरा करके लेके आएँ और एक पहले भी हमने पिछली बार भी ये कहा था, किसान अपना गन्ना जो डिस्टेंस पे बोएं तो उससे क्या होता है, एक तो जो क्रॉप कटिंग के टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी, हार्वेस्ट वगैरह उसमें यूज किया जा सकता है, जो कि किसानों की एक समस्या थी कि भाई लास्ट के टाइम में जो लेबर है उनको लेबर नहीं मिलती और उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
तो अगर डिस्टेंस पे 4-4 फीट के डिस्टेंस पे अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो उसमें क्या है कि हार्वेस्टर से कट जाएगा और उससे मतलब उनको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। और इंटरक्रॉप एक फसल भी हम लगा सकते हैं उसमें, और कोई सब्जी वगैरह कोई इसका जो डिस्टेंस है उसके अंदर दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं, तो उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। सर एक सवाल ये रह गया कि अभी आपने हाल ही में जो है वो गन्ने के रेट की जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है, तो ये जो गन्ने के रेट बढ़ाए इन्हीं रेट पर किसानों का गन्ना बिकेगा क्या, रेट क्या रहेंगे सर? देखो, हमने जो पहले भी हमारा सबसे ज़्यादा रेट था और अब भी हमने 12 रुपये बढ़ाए हैं, और ये रेट जो बढ़ाए हैं उसी रेट पे गन्ना किसानों को खरीदा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर बनवारीलाल सहकारिता मंत्री मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि गन्ने की पिराई के मद्देनजर जो शुगर मिल है उनमें पिराई को शुरू करने के लिए आदेश दे दिए हैं, और गन्ना किसानों से अपील की है कि वो अपना साफ सुथरा गन्ना लेकर आएं ताकि उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, और गन्ना किसानों का भुगतान जो पिछली बार किया गया है 10 जुलाई तक, उसी तरह से समय पर किसानों को भुगतान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। रतला के गांव महोरा में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और रतला से विधायक नैनपाल रावत ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक ने प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए छोटे बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खेल नीति के चलते आज प्रदेश में मेडल आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जोश के साथ खेलों में भाग ले रहे हैं। इस हमारे मोहना गांव में ये भाई संतराज जी हैं जो काफ़ी समय से जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता चलाते हैं। आज उसी फर्स्ट प्रतियोगिता जो चैंपियनशिप हुई है वो आज मोहना गांव में हुई है, और आज इसमें आज मुझे एज ए मुख्य अतिथि आने का मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज जैसे छोटे छोटे होनहार बच्चों में भी खेल की इतनी बड़ी भावना है। बहुत सारे बच्चों ने आपके ब्राउन्स मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो प्राप्त किए हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 3-3 साल का जो बच्चा है आज वो खेलने के लिए और मेडल लेने के लिए लालायत है। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की सरकार की मेहरबानी, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की मेहरबानी, जो उन्होंने पॉलिसी जो खेलों के लिए बनाई है। आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इनाम जो खिलाड़ियों को जीतने के बाद मिलता है वो हरियाणा की मनोहर सरकार में मिलता है। इसलिए आज मैं इनके बीच में इनको प्रोत्साहित करने के लिए आज पहुँचा हूँ। सरकार ने दिवाली से पहले कच्चे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अब डीसी रेट पर हर साल 5% बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत डीसी रेट में बढ़ोतरी के लिए पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया। डीसी रेट अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है, जो उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तय करती है। सरकार के फैसले पर अब न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय किया जाएगा। प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मनोहर सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है, साथ ही हर साल 5% बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है। किस कैटेगरी के कर्मचारियों का अब कितना मानदेय मिलेगा, जानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, फ्रेशर कर्मचारियों को वेतन और किस कैटेगरी को किस तरीके से ग्रुप C1, C2 और ग्रुप बी की बात करें तो किस तरीके से ये वेतन दिया जाएगा, ये आपको यहां पर हम बता रहे हैं। कैटेगरी ए की बात करें तो ग्रुप C1 में 22,640, सी में 23,320 और ग्रुप बी में 24,670 कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी बी की बात करें तो ग्रुप C1 में 20,360, ग्रुप C2 में 21,030 और ग्रुप बी में 22,380। कैटेगरी सी की बात करें तो 19,130 ग्रुप C1 के लिए। वहीं सरकार ने पूरे प्रदेश के 22 जिलों को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि कौन सा जिला किस कैटेगरी में है, ये आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत को ए कैटेगरी वाले जिलों में रखा गया है। सरकार ने नए डीसी रेट तय कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत की बात करें तो ये ए कैटेगरी वाले जिले हैं। अब बात करते हैं बी कैटेगरी वाले जिले। पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, इनको बी कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, ये वो जिले जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही कैथल और यमुनानगर के साथ ही भिवानी, जिनका नाम भी इसमें शामिल है।
सी कैटेगरी में किन जिलों को रखा गया है ये भी आपको हम बता देते हैं। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा ये वो जिले हैं जिनको सी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ए, बी और सी कैटेगरी वाले जो जिले यानी कि किस जिले को किस कैटेगरी में रखा गया है ये आपको हमने यहां बताया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 डीएसपी अधिकारियों का प्रमोशन किया है और सभी 16 डीएसपी अधिकारियों को एएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसके लिए सरकार की ओर से बाकायदा लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।